नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में मौजूद हैं, जो प्रदेश का सबसे ठंडा ज़िला है। यहाँ का एक शहर है नौगांव, जहाँ कल रात पारा 0.2 के आसपास था। यानी आप समझ सकते हैं ये देश के सबसे ठंडे रिहायशी इलाकों में से एक बन गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात सर्दी की नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस सर्दी के बीच जो सियासी गर्मी यहाँ पर मौजूद है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस जिले की एक विधानसभा है बिजावर विधानसभा, जहां से मध्य प्रदेश के एकलौते सपा विधायक बबलू शुक्ला मौजूद हैं और वो पिछले दिनों सपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो बिजावर विधानसभा में इन दिनों सियासी गर्मी है, क्योंकि यहाँ के एक नेता जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, वो राहुल गांधी की तरह ही 90 दिन की एक बड़ी पदयात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा ठीक वैसे ही है, क्योंकि उनके साथ एक कंटेनर चल रहा है और वो रात्रि विश्राम भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही कर रहे हैं। क्या इस यात्रा का मकसद है, इसको जानने के पहले मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं भुवन बिक्रम सिंह की, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, लेकिन इनके माता पिता दोनों ही बुंदेलखंड की सियासत के दो बड़े चर्चित चेहरे रहे हैं। उनके पिता अशोक वीर विक्रम सिंह जो हैं, वो यहाँ के एक बड़े विधायक रहे हैं, दिवंगत हो चुके हैं। उनकी माता आशा रानी जी भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही हैं। तो अब उनके बेटे भुवन विक्रम सिंह का एक तरह का एक पॉलिटिकल डेब्यू है ये यात्रा। तो इस यात्रा के कई मायने हैं, उनसे बात करेंगे। वो इस वक्त एक यात्रा के पड़ाव पर हमें मिले हैं, उनसे चर्चा करते हैं। बहुत स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम। थैंक यू भैया। पहले तो थोड़ा सा आपके विषय में एक चर्चा की, क्या मकसद इस यात्रा का रहा और अभी तक का जो राजनीतिक अनुभव आपका रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो पहली दफ़ा आपको इस विधानसभा के बाहर के जो दर्शक देखेंगे वो पहली दफ़ा देख रहे होंगे। कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और किस तरह राजनीति में आना हुआ, क्या मोटिव है और कैसे इस यात्रा का विचार बना? अ, भैया, जैसा कि आपने बताया, हमारे माता पिता बहुत समय से राजनीतिक सक्रिय रहे हैं इस क्षेत्र में, और इसीलिए उन लोगों की बचपन से ही हमारे लिए सोच रहा करती थी कि हम बाहर ही पढ़ाई करें, ताकि यहाँ पे एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो डेवलप हो जाता है नेताओं के बच्चों में, वो चीज़ डेवलप ना हो पाए। तो बचपन से ही पढ़ाई के लिए पहले तो हम इंदौर में रहे हैं, दिल्ली कॉलेज में हाई स्कूलिंग कंप्लीट की है। उसके बाद से फिर हम लेस्टर और लंदन चले गए थे। तो कॉलेज हमारा वहाँ का है, और पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर हम वापस आए। फिर राजनीति से कब किस दौर में जुड़े और इस यात्रा तक कैसे आई आपकी राजनीति? क्योंकि पिताजी का नाम जो था, तो उस कारण से नेताओं से, लगभग बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं से मिलना जुलना हुआ जब हम वापस आए। और दोनों ही पार्टी के नेताओं से इंटरेक्शन करने के बाद, दोनों ही पार्टी के नेताओं से पूरी तरह से बातचीत करने के बाद, दोनों ही पार्टियों की विचारधाराओं को समझने के बाद, बड़े नेताओं ने, जो कि पिताजी से जुड़े हुए थे, उन्होंने सबने कहा कि आप जो भी पार्टी में जाओगे हमारा आशीर्वाद रहेगा, पर विचारधारा आप अपनी तरफ से देख लीजिए, उसके बाद ही आप अपनी राजनीतिक यात्रा, क्योंकि अब राजनीतिक यात्रा भैया मैं समझता है कि अगले 40-50 साल तक के लिए होती है। ये आजकल जो चालू हो गया है कि आप किसी पार्टी से जीते किसी पार्टी में चले गए, ये 10 साल पहले तक इतना नॉर्मल नहीं माना जाता था। तो जिस विचारधारा से आप जुड़े रहते हैं और जिस विचारधारा के लिए आप काम करना चाहते हैं अगले 50 सालों के लिए, वो पार्टी ही ज्वाइन करनी चाहिए। तो हमने दोनों पार्टियों का अध्ययन करने के बाद ये निर्णय किया था कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ काम करके, जिसकी विचारधारा पे काम करके हमें 40-50 साल भी क्या, जो भी जीवन हमारा आगे का रहेगा, हमें मुड़ के दूसरी तरफ नहीं देखना होगा। इस कारण से हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एकदम अलग अलग लीग की विचारधाराओं की पार्टी है। चलिए, अब बात करते हैं आपकी यात्रा की। एक लंबी पद यात्रा आपने शुरू की है। मुझे बताया गया कि तकरीबन 90 दिन तक आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे और वहीं रात्रि विश्राम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में 2023 के आखिर में है, तकरीबन 9-10 महीने बचे हैं। तो ठीक चुनाव के 9-10 महीने पहले इस यात्रा का जो एक इशारा है वो तो ये है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या और भी कोई मकसद है? जी, सबसे प्रथम मकसद तो यही था, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे बताया कि पढ़ाई लिखाई के लिए हम बाहर रहे हैं। अब जैसे पिताजी की शिक्षा भी यहीं उन्होंने ग्रहण की थी, तो उनके मित्र यार सब यहाँ पे थे, पृष्ठभूमि से वो पूरी तरह से अच्छे से परिचित थे। तो वो जो थोड़ी बहुत हमें लगा था कि शायद कहीं ना कहीं कमी है, तो वो पैदल चल के जब आप गांव-गांव जाते हैं,
तो आप रास्ताओं को, रोडों को, खेतों को, खलिहानों को, हर चीज़ से आप परिचित होते हैं, लोगों से परिचित होते हैं। जो हमारे मित्र यार हमारे साथ चल रहे हैं इतने लंबे यात्रा में, उनसे आप परिचित होते हैं, वो आपको हर एक गांव की समस्याओं से परिचित करवाते हैं। उस कारण से हमें लगा कि सबसे अच्छा तरीका पदयात्रा ही होगी कि हम हर प्रकार से हर एक गांव में लोगों के पास पहुंच सकें, उनकी समस्याओं को हम स्वयं पहले महसूस भी कर सकें, खुद अपने आप देख सकें। उसके बाद उनसे जनसंवाद करने के बाद हमें और जानकारी लग सके कि उनकी मूलभूत समस्याएं हैं क्या। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कुछ समस्याएं जो हमें लगती हैं कि हैं, उसमें से उनके अलावा भी काफ़ी समस्याएं ऐसी होती हैं जो शायद जो बड़े नेता होते हैं वो उतनी अच्छे से परसीव नहीं कर पाते। पर जब आप ऐसी कुछ यात्रा निकालते हैं तो आपको उन सब चीज़ों की जानकारी लगती है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी, तो विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी हमें ये लगा था कि पहले हम अपने लोगों के पास पहुंचकर उनसे बातचीत करके उनसे समझ पाएँ कि वो चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ें। क्योंकि सिर्फ लड़ने के लिए लड़ना सही नहीं है। चलिए ठीक है, टिकट आपको मिल जाए और आप लड़ लिए और उसका अगर आपको अच्छा सकारात्मक परिणाम ना मिले तो माता पिता का नाम भी ख़राब होता है, और किसी और को जो शायद अगर आपसे बेहतर कैंडिडेट होता तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी ख़त्म होती है। तो ज़रूरी था कि हम गांव-गांव पहुंच के पहले लोगों से जान सके कि क्या वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, और वही सिलसिला भी जारी है। और अगर सब लोगों का सभी ग्रामों से हमें आशीर्वाद मिलता है और सब कहते हैं कि राजा आप चुनाव लड़िए, तो ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर सब कहते हैं कि नहीं इस बार हमारा कुछ और मन है, तो कोई ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, जल्दबाजी नहीं है। आपकी माताजी भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक विधायक रहीं, इस क्षेत्र का नेतृत्व उन्होंने किया, लेकिन इस बार आपका डंडा, झंडा और एजेंडा तीनों अलग है। जी। अब कांग्रेस का झंडा है और एजेंडा है भाजपा को इस विधानसभा से हराना। जी। भाजपा को कैसे हराएंगे प्रदेश में, क्योंकि एक मजबूत पार्टी मानी जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मायाजाल है वो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से ही मेंटेन करा जा रहा है। कहीं भी बीजेपी ज़मीन पर कुछ फ़ायदा लोगों को नहीं दिला पा रही है। इसीलिए अगर आप 2014 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, जिसके बाद से बीजेपी मुख्य धारा में इतनी मजबूत हुई है, आप 2014 का जो मेन चुनाव है आप वो देखिए, और 2019 में और उसके बाद के जो चुनाव हुए हैं आप एजेंडा में डिफरेंस देखिए। 2014 में इन्होंने अपने आप को एक अच्छा सकारात्मक विकल्प के रूप में जनता के बीच में पेश किया था। इन्होंने कहीं लड़ाई झगड़ों की, बंटवारे की, ये सब बातें जो वो आज आप सुनते हैं वो नहीं थी। इनका एजेंडा था कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, हम काला धन विदेश से वापस लेके आएंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। उस समय पे मतलब बहुत ही फेमस पोस्टर्स हुआ करते थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। पर अब आप उसको देखिए सरकार में, और ये ऐसा नहीं है कि वो अब स्थिति उन्होंने बदली है। सरकार में आने के तुरंत बाद वो समझ गए थे कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हमने वादे किए हैं वो तो हम पूरे करेंगे नहीं। अगला चुनाव विकास के मुद्दों पे लड़ सकते नहीं हैं, तो सरकार में आते ही उन्होंने पूरा अपना जो मायाजाल था वो उन्होंने फैलाना चालू किया और मुद्दों से जनता को भटकाना चालू किया। कौन से मुद्दे हैं वो? देखिए, रोज़गार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन विकास की मुख्य जड़ें हैं। यदि आप बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तो कल वो किसी लायक नहीं बन सकते। यदि आपके पास चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं तो आप मतलब अगर जीवन ही नहीं है तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो व्यर्थ हो ही जाती हैं। और अगर आप रोज़गार नहीं दे पाते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का जो आप विकास बोलते हैं वो किसी काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग, लेकिन अभी मैं रोक रहा हूँ आपको। अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा का दौरा किया था। सटे को एक अस्पताल दे दिया, ईशानगर को कुछ दे दिया। आपकी पूरे विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें वो अनाउंस करके गए हैं, तो क्या घोषणाएं अमल में नहीं आ पा रही हैं, आप कह रहे हैं? एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे एक बीजेपी के विधायक जी ने बताया था, जैसा कि आप मतलब क्योंकि बीजेपी के विधायक काफ़ी संपर्क में रहे हैं, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी ऐसी ही एक विधानसभा में गए थे और उन्होंने करीब 200 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की थी उस विधानसभा में। तो ये सम्मानीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी के पास लड़ने के लिए पहुँचे कि साहब मैं आपके पास लेके आया था फाइलें अपनी विधानसभा की, तो आपने कह दिया कि फ़ंड नहीं है, और अब आप इस विधानसभा में आप इतनी घोषणाएं करके आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने उससे कहा कि अगर आप घोषणाओं के दम पे जीत सकते हैं तो मैं आपकी विधानसभा में भी आके कर देता हूँ, बाकी पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो बात वही है। देखिए, पैसा इनका जो भी फंड है, अब
जैसे कि विधायकों की जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें आप लोगों ने देखा होगा 35-35 करोड़ 50-50 करोड़ एक एक विधायक को दिया गया। और यहाँ पे आके बिजौर में जब मुख्यमंत्री जी आए तो बोले कि मैं 10-12 करोड़ की योजनाएं बिजौर विधानसभा को देना चाहता हूँ। तो मतलब विधायक 35 करोड़ का है और पूरी विधानसभा 12 करोड़ की है, तो ये तो कहीं तालमेल बना ही नहीं। वो खर्चा अगर आपने जनसेवा में लग किया होता तो आपको विधायक खरीदने की जरूरत चलिए आखिरी सवाल, आपका चुनाव लड़ना तो अभी तय नहीं है, लेकिन जो अपोजिशन में है, जो व्यक्ति जिन्हें बबलू शुक्ला नाम के तौर पे जाना जाता है, उनका तो चुनाव लड़ना लगभग तय है, क्योंकि वो इसी डील पे सपा से भाजपा में आए होंगे कि वो अगला चुनाव भाजपा की टिकट पे लड़ेंगे। उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब चौथा साल पूरा हो चुका है, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा और उनसे फाइट के क्या तौर तरीके हैं? उनके कार्यकाल के बारे में तो आप सभी लोगों को हमसे बेहतर जानकारी होगी, पर जितना अभी हम समझ पाए हैं, जितना हम देख रहे हैं, हर गांव में मतलब ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा जहां वो दारू नहीं फेंक रहे हैं, भले ही उनकी दुकान हो वहां की या ना हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां वो अ, गांजे का या जुए का व्यापार नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, मुझे ऐसा लगता है कि केवल अपना नशे का जो उनका व्यापार खड़ा हुआ है उसको फैलाने में की है। और मतलब मैं काफ़ी कंफ्यूज भी हूँ इस बात के लिए कि उनकी जगह पे कोई भी समझदार व्यक्ति होता, जब 40-50 करोड़ रुपए आपको मुख्यमंत्री के द्वारा मिल चुके हैं पार्टी बदलने के, उसके बाद राज्यसभा में वोट करने का इतना पैसा आपको मिल चुका है, तो ये छोटी छोटी बदनामियाँ तो आपको वैसे भी छोड़ देनी चाहिए थी और आप सकारात्मक कार्य करते। आज भी अभी संध्या का समय हुआ है और वो पूरी राजनीतिक सोच एक तरफ रख के अब उनके घर में ये डिस्कशन चल रहा होगा कि कौन गांव में पेटी पहुंची, कौन गांव में पेटी नहीं पहुंची। तो इस तरह की केवल इसी काम में उन्होंने अपनी ऊर्जा का व्यर्थ की है। अगर काम उन्होंने किए होते तो आज उन्हें हम लोगों के कैंपेन से सारे आइडियाज़ चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जब हम जनसंवाद यात्रा चालू कर रहे हैं तो 15 दिन बाद वो जनसंवाद यात्रा चालू करें, क्योंकि यही जनसंवाद अगर उन्होंने पहले दिन से चालू करके रखा होता तो आज शायद कांग्रेस से दावेदार ढूंढना मुश्किल पड़ता अगर वो अपनी लोकप्रियता बना के रखते। पर कहीं ना कहीं उन्होंने 4 साल पूरा अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाया और जनता के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब चाहे वो लोगों को परेशान कर लें, चाहे वो कुछ भी कर लें, पर हमें लगता नहीं है कि किसी प्रकार से अब जनता उनके प्रति दोबारा मन बनाने वाली है। जैसे कि आपने आरोप लगाया कि बबलू शुक्ला नशे के कारोबार, हालांकि वो इस व्यवसाय में काफ़ी पहले से भी हैं, नशे के कारोबार को बढ़ा रहे हैं विधायक होने के बाद। एक आरोप आप पर और आपके परिवार पर भी हमेशा से लगता रहा है, अगर मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा तो दर्शक कहेंगे ये सवाल क्यों नहीं पूछा। सामंतशाही के आरोप हमेशा से आपके परिवार पर लगते रहे हैं, आपके दिवंगत पिताजी पर भी लगते रहे हैं, फिर बीच में भी जब माताजी विधायक रही तब भी कुछ लोगों पर लगते रहे हैं। बबलू शुक्ला भी अपने बयानों में जब आप राजनीतिक रूप से उभरते हैं तो यही कहते हैं कि वही सामंतशाही परिवार एक बार फिर खड़ा हो रहा है, जनता को वो पहचान कराते हैं। इसका क्या जवाब है? देखिए, इसके लिए अगर चुनाव में हम लोग आमने सामने होते हैं तो शुक्ला जी और हमारे बीच में मुकाबला होगा, और अगर वो मुकाबला होता है तो जनता अपने आप निर्णय कर सकती है कि कौन सामंतशाही है दोनों पार्टियों में से और कौन नहीं है। क्योंकि आज जितने गांवों में हम जा रहे हैं और जो भी आपको जनसमूह साथ में दिखाई देता है, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा समूह है जो ये कहता है कि राजा बहुत परेशान है और बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, आप ओपन मत करो वरना थानेदार से लेके और एसडीएम तक सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। शुक्ला जी एक एक पल की नज़र रखते हैं कि कौन आपके साथ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो क्या ये सामंतशाही रवैया नहीं है? उनके भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे गांव में भी हैं, हमारे क्षेत्र में भी हैं, पर आपको एक भी व्यक्ति अगर ऐसा मिल जाए जो ये कहे कि हमने कभी उनके ऊपर दबाव बनाया या डराया या धमकाया कि भाई उनके साथ काम मत करो, तो हम सामंतशाही हैं। और अगर उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने की और चुप कराने की कोशिश की है तो वे सामंतशाही हैं। तो इसका निर्णय जनता बहुत आसानी से चुनाव के उस समय पे कर सकती है। और हम तो अब क्या 30-32-33 साल के होने वाले हैं, तो अगर आपको, हम तो मीडिया के सभी बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारे 33 साल के
जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मारना छोड़िए, गाली देना छोड़िए, ये कह दे कि हमसे चिल्ला के बात की थी, तो हम आपके सारे आरोप स्वीकार कर लेंगे और राजनीति से वहीं हाथ जोड़ लेंगे। चलिए, तो भुवन विक्रम सिंह कह रहे हैं कि निर्णय जनता करेगी, निश्चित तौर पर निर्णय जनता ही करेगी। लेकिन इस सर्दी में बिजावर विधानसभा जो काफ़ी ठंडी थी, अब वो गर्म हो गई है, क्योंकि राजेश बबलू शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग तय प्रत्याशी हैं अगले चुनाव के लिए, उनके विरुद्ध अब तक कोई चेहरा नहीं था, ऐसा माना जाता था, और अब उनके विरुद्ध एक चेहरा 90 दिन की यात्रा पर निकला हुआ है। तो ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।